आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज बड़ा ही मौसम साफ है बेंगलोर में और हम लोग के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। बेंगलोर में हालांकि सालों भर मौसम अच्छा ही रहता है और हर जगह का रहता, पूरा दुनिया का अच्छा रहता है। बस आपके नज़रिया, जैसे अगर हम चश्मा साफ रख लेते ना तो पूरा दुनिया साफ लगने लग जाता है, इसी तरह से अगर आप नज़रिया साफ रख ले साथियों तो सब कुछ अच्छा लगता है। हमारी जो भी विषम परिस्थितियां भी होती है ना, ये स्थितियां में बदल जाती है, आनंददायक स्थिति में हो जाती है। तो जरूरत है हमें अपने नज़रिया बदलने की, एटीट्यूड बदलने की। अगर आप एटीट्यूड बदलेंगे ना तो एप्टीट्यूड भी बदल जाएगा। तो आज हम इस योग सत्र में 14वां दिन, जो कि सेकेंड सीरीज है इंटरमीडिएट लोगों के लिए, साधक के लिए, स्ट्रेंथ टू मास्टरी, हम यहाँ महारत हासिल कर रहे हैं। हम लगभग पहला सेशन में हमने सभी बेसिक सीख लिया था। अब यहाँ हम इंटरमीडिएट किस्म का सीख रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम वार्म अप से करते हैं। और ठंडे के मौसम में तो वार्म अप की महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम यहाँ स्लोली फर्स्ट 5 मिनट्स बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि हम लोग सो के जग के आए हैं, बॉडी में अकड़न जकड़न जो कि होना स्वाभाविक है। हम मूव करते हैं, साइकोलॉजिकल सिग्नल भी देते हैं अपने नर्वस सिस्टम को। बड़े ही धीरे 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 हम टोज वॉकिंग करते हैं, एक एक अंग को मूव कराते हैं, अंगुलियों को कराते हैं, सारे जॉइंट्स को मोबिलिटी लाते हैं। हम सीधा स्ट्रेंथ पर और फ्लेक्सिबिलिटी पर नहीं जाते हैं, यहाँ सिर्फ हमारा फोकस होता है मोबिलिटी। और मोबिलिटी कोशिका के स्तर तक, यानी कि उन तमाम अंग प्रत्यंग, कोशिका, उत्तक, स्नायु, सबको शामिल करने का हम प्रयास करते हैं। जब हम यहाँ वार्म अप में होते हैं योगा सेशन में, तो हमारा ध्यान हमारे पूरे शरीर पर होता है, किस तरह से ये हमारा साथ देता है। अगर हम अपना परिचय की बात करें तो हमारा परिचय किससे बनता साथियों? शास्त्रों में आस्तिक दार्शनिक का मानना है कि आत्मा होता है, पर उस आत्मा को वर्ण कहाँ किया जाता है? यही शरीर। यानी हमारा मूल परिचय जो है इस शरीर से है, और हमारा परम कर्तव्य बनता है इस शरीर की देखभाल करना। इसके लिए जो सही चाहिए, इसको जानकारी हासिल करना और उसको आचरण में लाना, और इसे ही कहा जाता है उत्थान, चेतना का उत्थान, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। और इसी मूल उद्देश्य को लेकर, थीम को लेकर हमने यह योग सत्र शुरू किया है, जो कि अभी हम दूसरे चरण में हैं। इसी तरह से कई चरण, 30 दिन का चरण चलेगा, जहाँ कि हम मुख्यतः अपने आप को फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, वजन घटा लेना, स्लिम हो जाना, ये सब बहुत ही छोटी बातें हैं। ये सब तो स्वतः आ जाएंगे। हमारा जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है इस सत्र का, इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। हम करुणामयी हो जाएं, हम हर प्राणी में अपना रूप देखें, दया डेवलप हो जाए, हमारा जो अहंकार है ये पूर्णतः मेल्ट हो जाए, और इस अहंकार को मेल्ट करके हमें आभार में तब्दील कर देना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ये कैसे होगा? आप अभी हमारे साथ योग सत्र में वार्मिंग अप कर रहे हैं, पर आपको ध्यान यह देना है कि यह आपको ईश्वर करवा रहे हैं। ईश्वर ने आपको जागृति दिया, प्रेरणा दिया, और उसकी वजह से आप कर रहे हैं। यानी कि आपके मन में रखना है, ईश्वर हमसे करवा रहे हैं, उन्होंने यह दिया था, जानकारी कहीं से उड़ता उड़ता यहाँ हो रहा और हम आए। और एज ए टीचर हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं आप सबों को सिखा रहा हूँ। ईश्वर सिखा रहे हैं, हम एक माध्यम है। मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, ईश्वर आपको सिखा रहे हैं। ईश्वर ने हमें यह आदेश दिया आपको सिखाने के लिए, ठीक है? तो हमें श्रेय लेने की होड़ में नहीं आना चाहिए। जब भी हम श्रेय लेने के होड़ में जाते ना, तो अहंकार पनपता है। उस अहंकार को आपको आभार में प्रकट करना है। और यही हमारे आधुनिक जीवन में अहंकार जो है, मैं एक सेंटेंस में 4 बार मैं को खत्म कर दीजिए। इसको आभार, ईश्वर का जो भी हो रहा है,
जो भी होगा, जो भी हुआ था, ये सब ईश्वर की वजह से, परमात्मा की वजह से हुआ। आपको अहंकार नहीं रहेगा, और जब अहंकार नहीं रहेगा तो शांति रहेगा, और उस शांति के साथ और ज़्यादा ज्ञान अर्जन और ज़्यादा स्वस्थ होने के लिए आप कार्य करेंगे, और इसे ही चेतना का उत्थान करते हैं। आज हम योग की बुनियादी जानकारी को हासिल करेंगे, जो कि आप टेक्स्ट तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए हम मेंटल डोज में लाए हैं कि हमारे जो योगाचार्य हैं ये क्या कहे हैं योग के बारे में। तो आइए। आपने बोला था गुरुजी, हर एक प्राणी के ऊपर दया रखना बोल के। बिल्कुल। मैं सिर्फ एक प्राणी के ऊपर दया नहीं रखता, वो है मच्छर। सर वो भी अपना काम करता है, वो सफाई करता है, सफाई करता हो। प्रणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अतीत में आध्यात्मिक साधना माना गया, वर्तमान में वैज्ञानिक पद्धति कहा गया, और भविष्य में मानव जीवन की मुख्य धारा बनने वाला विज्ञान कहा जा रहा है। वह कुछ और नहीं, योग है। योग केवल आसनों का समूह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह हमारे शरीर, मन, भावनाओं और चेतना को एक सूत्र में पिरोने की कला है। और आज का यह सत्र आपको न केवल योग के सिद्धांतों से परिचित कराएगा, बल्कि जीवन में संतुलन, स्पष्टता और ऊर्जा को जगाने की दिशा भी देगा। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत पूरे मन, पूरे उत्साह और पूरी सजगता के साथ करते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने कहा था कि योग अतीत के गर्भ में प्रसुप्त कोई कपोल कथा नहीं है, यह वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है। यह वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है। जानते हैं, योग सम्यक जीवन का विज्ञान है, इसीलिए इसका समावेश हमारे दैनिक जीवन में एक नियत चर्या के रूप में होना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनात्मक, अतीन्द्रिय और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। योग शब्द का अर्थ जानते हैं? ऐक्य या एकत्व होता है, और यह संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इस सायुज्य या जोड़ने को आध्यात्मिक शब्दावली में व्यष्ट चेतना या समस्त चेतना से मिलन कहा जाता है। और व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। नेक का एक्सरसाइज, यह आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास से यह संतुलन पाया जा सकता है तथा उच्चतर सत्ता के साथ एकत्व स्थापित हो, उसके पूर्व यह अनिवार्य भी है। योग विज्ञान का प्रभाव व्यक्तिगत से सबसे ब्रह्म पक्ष शरीर से प्रारंभ होता है, लेफ्ट हैंड, जो अधिकतर व्यक्तियों के लिए एक व्यवहारिक और सुपरिचित आरंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होने से हमारे अंगों, जो पेशियों हैं और तंत्रिकाओं के क्रियाकलापों में सामंजस्य नहीं रह जाता है, वे एक दूसरे के प्रतिकूल कार्य करने लग जाते हैं। जैसे अंतःस्रावी प्रणाली के अनियमित होने से क्या होता है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, इसकी इफिशियंसी इतनी कम हो जाती है कि रोग होने की संभावनाएं हो जाती हैं। और योग का लक्ष्य शरीर के विविध कार्यकलापों, जो हमारे मूवमेंट हैं, एक्टिविटीज हैं, इनके बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि वो संपूर्ण शरीर के हित में कार्य कर सके, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी कायम रहे। शोल्डर, ये जो स्थूल शरीर से प्रारंभ कर योग मानसिक और भावनात्मक स्तर की ओर अग्रसर होता है। बहुत से लोग दैनिक जीवन के दबावों और आपसी व्यवहारों से उत्पन्न भय
और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। और यह योग समस्त व्याधियों को निर्मूल तो नहीं कर सकता, परंतु उनसे जूझने की प्रामाणिक विधि प्रदान कर सकता है। स्वामी शिवानंद जी योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योग विचार, वाणी और कर्म के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है। या मन, भावना और कर्म के बीच सामंजस्य का नाम योग है। योगाभ्यास से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तरों के आपसी संबंधों के प्रति सजगता का विकास होता है। और इसके साथ ही यह सजगता भी आती है कि इनमें से किसी एक में असंतुलन उत्पन्न होने पर अन्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। जैसे यह सजगता अस्तित्व के सूक्ष्म क्षेत्रों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। हम सब जानते होंगे कि योग की कई शाखाएं हैं, जैसे राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग और लय योग आदि। कई ग्रंथों में इनकी विस्तृत व्याख्या है। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व एवं निजी आवश्यकता के अनुरूप इनमें से स्वयं के लिए जो उपयुक्त योगों का चयन कर लेना चाहिए। बीते 50 वर्षों में विभिन्न योग पद्धतियों में से हठ योग की लोकप्रियता में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। जैसे जैसे अधिकाधिक लोग योगाभ्यास के प्रति उन्मुख हो रहे हैं, योग संबंधी जो अवधारणा है इसका विस्तार हो रहा और योग के संबंध में जानकारी भी बढ़ रही है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सत्कर्म, जो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, को ही हठ योग कहा जाता है। किंतु आज हठ योग के अंतर्गत आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंधों को भी सम्मिलित कर दिया गया है। ये योग जो हम हर दिन कर रहे हैं योग सत्र में, इसका इतिहास आप जानते हैं। आज जिस योग से हम परिचित हैं वह 10,000 वर्षों से भी अधिक पूर्व भारत एवं विश्व के अन्य भूभागों में तांत्रिक सभ्यता के एक अंग के रूप में विकसित हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, में पुरातात्विक खुदाइयों में ऐसी अनेक मूर्तियां मिली हैं जिनमें शिव और पार्वती को विभिन्न योगासनों में अंकित किया गया है। ये भग्नावशेष प्राग वैदिक युग के लोगों के निवास स्थान रहे हैं, जो सिंधु उपमहाद्वीप में आर्य सभ्यता के प्रसार के रूप यहाँ रहा करते थे। और अगर पौराणिक परंपरा को माने तो इसके अनुसार शिव योग के संस्थापक कहे जाते हैं, फाउंडर हैं, और पार्वती उनकी प्रथम शिष्या मानी जाती है। भगवान शिव परम चेतना के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और पार्वती परम ज्ञान, संकल्प और कर्म की साकार प्रतिमा मानी जाती है। और वही समस्त सृष्टि की कर्ती भी कही जाती है। इस शक्ति या ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, जो सभी जीवों में प्रसुप्त है। पार्वती समग्र विश्व ब्रह्मांड की मातृशक्ति भी समझी जाती है। जीवात्मा जो नाम और रूप के जगत से आबद्ध है, उनकी कृपा से मुक्त होकर परम चेतना के साथ युक्त हो जाता है। अपनी संतति के प्रति प्रेम और करुणा के वश में हो उन्होंने तंत्र के रूप में अपना गुह मोक्ष ज्ञान उसे प्रदान किया। और यौगिक विधियों का स्रोत तंत्र क्या है जानते, यही है। इसीलिए योग और तंत्र को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, ये अलग नहीं कर सकते आप। जैसे शिव को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से तंत्र दो शब्दों तन्नोति और त्रायति से बना है, जिसका अर्थ होता है विस्तार और मोक्ष। इस प्रकार तंत्र चेतना के विस्तार और ऊर्जा की मुक्ति का विज्ञान है। तंत्र संसार में रहते हुए भी
सांसारिक बंधन से मुक्ति का मार्ग है। तंत्र का प्रथम सोपान शरीर और मन की सीमाओं और एवं क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद वह चेतना के विस्तार और ऊर्जा की मुक्ति की विधियों की जानकारी प्रदान करता है, जिनके द्वारा व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर उच्च सत्ता की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। और मानव सभ्यता के प्रारंभ में ही साथियों, योग का उत्थान तब हुआ जब मानव अपनी आध्यात्मिक क्षमता का ज्ञान प्राप्त कर उसे विकसित करने की विधियों की खोज करने लगा। संपूर्ण विश्व में प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा योग विज्ञान का क्रमिक विकास किया गया, इवोल्यूशन हुआ और योग के तत्व को विविध प्रतीकों, रूपकों और अलंकारिक भाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। इसीलिए योग रहस्य की झीनी चादर से ढका हुआ प्रतीत होता है। कुछ परंपराओं की मान्यता है कि मानव जाति को उसके दिव्य स्वरूप की पहचान कराने के लिए प्राचीन ऋषियों और महात्माओं को योग ईश्वरीय वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में योग की विधियों को गोपनीय रखा जाता था, उन्हें न लिपिबद्ध किया जाता था और न खुलेआम प्रदर्शित ही किया जाता था। गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से ही विधियां बताई जाती थी। इस प्रकार उनके अर्थ और उद्देश्यों को की सही जानकारी हो जाती थी। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आत्मदर्शी योगी और ऋषि जिज्ञासुओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करते थे और उनकी भ्रांति, गलतफहमी और अत्यधिक बौद्धिक चिंतन को दूर कर दिया जाता था। और अगर मैं बात करूं प्राचीन तंत्र शास्त्र और उसके बाद वेदों में सर्वप्रथम योग का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उदय काल में ये ग्रंथ तैयार हुए थे। इन ग्रंथों में विशेष अभ्यासों का उल्लेख नहीं है, पर प्रतीक रूप में योग को दर्शाया गया है और वास्तव में वेद की ऋचाएं ऋषियों को गहरे ध्यान या समाधि की महादशा में सुनाई पड़ी थी। इसीलिए उन्हें अपौरुषीय शास्त्र कहा जाता है। कुछ समय के बाद उपनिषदों में योग का अधिक स्पष्ट और परिभाषित करने योग्य स्वरूप प्रकट हुआ। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है, जिनमें वेदों का सार निहित है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग पर प्रतिपादित अपने योग सूत्र में योग की निश्चित, एकीकृत और व्यापक परिभाषा देकर योग प्रणाली को एक संहिता का स्वरूप प्रदान किया है, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। और अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। और ईसा पूर्व 6ठी सदी में भगवान बुद्ध के प्रभाव से ध्यान और आचार शास्त्र को प्रमुखता प्रदान कर योग के प्रारंभिक अभ्यासों और क्रियाओं की अनदेखी कर दी गई। लेकिन भारतीय मनीषियों ने शीघ्र ही इस दृष्टि की सीमा को पहचान लिया। योगी मत्स्येंद्रनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ध्यान के अभ्यास को प्रारंभ करने के पूर्व शरीर और उसके तत्वों की शुद्धि आवश्यक है। उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और एक योगासन मतेंद्रासन उनके नाम पर प्रसिद्ध हुआ। उनके प्रमुख शिष्य गोरखनाथ ने हठ योग पर स्थानीय भाषा में हिंदी में पुस्तकें लिखी। और अगर भारतीय परंपरा की बात करूं तो इसमें शास्त्रीय वचनों को सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और कुछ ग्रंथ प्रतीकात्मक भाषा में लिखे जाते थे, ताकि विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही जो शिक्षण कार्य में जाने के लिए तत्पर हो उन्हें समझ सके। और हठ योग के महान ज्ञाता स्वामी स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका संस्कृत में लिखी, जिसमें उन्होंने योग के विषय में उपलब्ध सभी सामग्रियों को सम्मिलित किया
इकट्ठा किया। इसी क्रम में उन्होंने हठयोग से कोशिश कीजिए। यम और बिल नियम आपका की बट मिला, प्रधानता कोशिश को कम कर दिया, जो प्रारंभिक साधकों के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनकर खड़े थे। ये पंजा को हठयोग प्रदीपिका में स्वात्माराम शरीर से ही प्रारंभ करते हैं और बाद में जब मन अधिक स्थिर और संतुलित हो जाता है तब आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन की चर्चा करते हैं। साथियों, हमने अभी तक इसकी उत्पत्ति जाना, इतिहास जाना। अब मैं बात करूंगा योग की प्रासंगिकता का, खासकर आज के मॉडर्न लाइफ के संदर्भ में। आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, योग हमें एक बहुमूल्य आध्यात्मिक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है। यद्यपि योग का मुख्य विषय आध्यात्मिक पथ के इसको यहाँ पर उच्चतम लाइएगा। शिखर पर चढ़ना है, दिल को तथापि यौगिक अभ्यासों से उनके आध्यात्मिक उद्देश्यों के अलावा हर किसी को प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित लाभ प्राप्त होता है। अभी हम मूव कराएंगे। हमारी शारीरिक और मानसिक चिकित्सा योग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से और टाइम एक है। सामंजस्य एवं एकीकरण के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण ही यह इतनी सशक्त और प्रभावकारी विद्या है। दम्मा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया या जोड़ों के दर्द, पाचन तंत्र की गड़बड़ी तथा अन्य जीर्ण स्वाभाविक रोगों को चिकित्सा के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है। जहां आधुनिक चिकित्सा प्रणाली विफल हो चुकी थी, HIV पर योगाभ्यास के प्रभावों पर शोध चल रहा है और सार्थक परिणामों की आशा की जा रही है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों में संतुलन स्थापित करने के कारण ही यौगिक चिकित्सा प्रणाली सफल हो सकी है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों और प्रणालियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तनाव और कोलाहलपूर्ण सामाजिक जीवन में अधिकतर लोगों के लिए योग स्वास्थ्य रक्षा एवं पारिवारिक मंगल का साधन है। कार्यालय में लंबे समय तक बैठने और मेजों पर झुककर दायित्वों को निभाने से उत्पन्न दिन भर की थकान और परेशानी को आसनों का अभ्यास मिटा डालता है, मेल्ट कर देता है साथियों। और काम से अवकाश के घटते समय की पूर्ति शिथिलीकरण की तकनीकों द्वारा की जाती है। रात दिन मोबाइल फोन की घनघनाती घंटियां, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और 24 घंटे की व्यवसायिक आपाधापी के बीच योग व्यक्तिगत जीवन में राहत पहुंचाता है और कर्म में भी कुशलता लाता है। यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त योग सामाजिक कुरीतियों से भी जूझने की भी एक शक्ति प्रदान करता है। ऐसे समय में जब विश्व पुराने मूल्यों को नए मूल्यों से प्रतिस्थापित किए बिना ही उन्हें अस्वीकार कर चौराहे पर किम कर्तव्य मूढ़ खड़ा है, योग लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का साधन प्रदान कर रहा है। अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़कर लोग इस वर्तमान युग में सामंजस्य पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए सक्षम बन सकेंगे। जहां करुणा का नामो निशान भी नहीं बचा है, वहां उसका आविर्भाव होगा। निश्चय ही आज मानवीय संवेदना का चारों ओर अभाव ही दिखाई दे रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में योग साधारण शारीरिक व्यायाम नहीं है, वरन एक नवीन जीवन पद्धति का स्थापित करने का प्रभावकारी साधन है। एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें जीवन की बाह्य एवं आंतरिक वास्तविकताओं का सुंदर संयोग होता है। निश्चय ही यह जीवन शैली एक ऐसी अनुभूति है जिसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। अभ्यास और अनुभूति के आधार पर ही इसे जीवंत और समझने लायक बनाया जा सकता है। साथियों, आज के इस सत्र में हमने समझा कि योग सिर्फ अभ्यास नहीं, यह आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह शरीर की लचक नहीं, मन की स्थिरता देता है।
यह सांसों की गिनती इंटरलेस नहीं, कीजिए, हाथ को जीवन इंटरलेस। का अर्थ सिखाता है। और अब समय है कि हम योग को सिर्फ सीखे नहीं बल्कि जीना शुरू करें। अपने हर दिन में, स्प्लिट। हर सांस में, हर निर्णय में आप सभी के समय, सहभागिता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से धन्यवाद करता हूं। योग करें, योग आपका मार्गदर्शक बने और आपका जीवन प्रकाशमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करेंगे घर्षण क्रिया, ठीक है। ये हम दिन भर मोबाइल चलाते रहते ना, झंझनाहट हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको लंबे समय आजीविकार्जन के लिए मोबाइल चलाना ही पड़ रहा, ऐसे लेफ्ट में पकड़ के हम राइट से करते ना, लेफ्ट वाले हैंड को इस पर रख दीजिए, स्टैंड पर कहीं रख दीजिए। क्या होता है, डबल रेडिएशन हो जाता है इससे, और उंगली में आता है, ये उंगली हमारे डैमेज हो जाते हैं, हाथ हो जाते हैं डैमेज, कई तरह के रेडिएशन। वो पहलू मैं बाद में बात करूँगा। मैं अभी बात करता हूँ इसके सुधार के लिए क्या करेंगे। हम सबको पता है कि सिस्टम में बैठे रहते हैं, ऐसे 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 करते हैं ना, उसके सुधार के लिए क्या करना, मैं सीधा उस पर आता हूँ। भाषण वाला पार्ट बाद में। आइए ऐसे, ये देखिए, इसको बोलते हैं घर्षण क्रिया। क्या बोलते हैं? ये हाथ फैलाइए, साइड वाइज दिखाइए मुझे, हाँ, और ऐसे प्रेस कीजिए, फुल प्रेस ऐसे। इसमें क्या होता है, हमारा उंगली में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जानते हैं ना। इस पर बोलेंगे तो इस पर भी हम डिटेल क्लास ले लेंगे एक दिन। तत्काल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, इतना याद रहेगा। हाँ, उंगली फैलाइए, ऐसे ऐसे होगा। फुल प्रेस कीजिए, फुल प्रेस कंप्लीट 1 to 1 प्रेस कीजिए, लिव इट, छोड़िए। कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा इम्पैक्ट। प्रेस लीव 10 टाइम्स, समझ गए? चलिए 10 टाइम्स ऑन टाइमिंग। ये पैरेलल टू द ग्राउंड लाइए, ये पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसे 10 टाइम्स। नीचे टोज टुगेदर, ये जो है कोर इंगेज, नीचे वाला में कोई डेविएशन नहीं, ठीक है। ये प्रेस कीजिए ऐसे, फुल प्रेस। उंगली फैला हुआ, उंगली फैला हुआ ना, उंगली फैला रहेगा। 1 to 1 10 टाइम्स ऐसे कीजिए, फिर थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर एकदम अलाइन करके, ठीक है। 1 to 1 कंप्लीट प्रेस कीजिए, फिर प्रेस कीजिए 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हो गया। अब हम यहाँ क्लैपिंग करेंगे, सेम, ये खुला ही रहेगा। क्लैप 10 टाइम्स, 1 to 1 ऐसे 10 टाइम्स, फोर्सफुल। अब हम सेम हाल में खुला ही रबिंग करेंगे, जो हम रिग्रेस रबिंग करते हैं ना, पामिंग में रबिंग करेंगे पूरा। पहले खुला खुला में, फिर बंद कर लीजिए, रबिंग कर दिए। और ये जो पोर्शन है कान पर आएगा, मोबाइल से हमारा कान का भी असर, ये जो हम आँख पर लाते थे ना इसे फेस पर, ये वाला कान में जाएगा, ठीक है। रब कीजिए 3 टाइम्स, रब कीजिए, कान पर ऐसे रखिए, घन ऐसे करेगा, आपको आवाज आएगा, ऐसे घन आएगा, ठीक है। एकदम घन घन लगेगा कि हम कहीं चले गए। 3 टाइम्स रिग्रेस रबिंग कीजिए, और यहाँ रखिए, फिर रिग्रेस रबिंग। ये हमारे कान और उंगली स्पेशली मोबाइल के लिए डिजाइन। ये अब कायदे से तेल लगा के करना है, लेकिन हम लोग तो तेल लाए नहीं हैं। ये देखिए ऐसे कीजिए। ये जो हम मट्टा फोड़ते थे ना, कड़क कड़क करते थे, वो वाला चीज़ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये देखिए ऐसे पकड़िए, एक एक, तोड़ना नहीं है। जो हम तोड़ते थे ना बचपन में, तोड़ना नहीं। ये देखिए, एक को तेल लगा के करना चाहिए, लेकिन हम लोग का बॉडी अभी इतना पसीना हो गया कि तेल का काम करेगा। ये देखिए, ये, हाँ, स्लोली, फटफट नहीं करना। ये एक एक उंगली को पकड़िए, जैसे बच्चा का हम मालिश करते हैं, छोटे बच्चे का कैसे करते हैं। ये अब यहाँ, ये दूसरे हाथ में, ये एक एक उंगली को ऐसे पकड़ के, ऐसे, समझ रहे हैं ना। फटाफट नहीं करना, आराम से समझिए कि आप बच्चे कर रहे हैं, दर्द भी नहीं पहुंचाना। ये अब ये ऐसे कीजिए, जैसे चूड़ी पहनाने के लिए करते हैं ना, एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से ऐसे कंप्लीट, फिर दूसरे डायरेक्शन में
फिर डायरेक्शन चेंज, ऐसा कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे। हाँ, अब सांसों के साथ बोलता हूँ। ऐसे हाथ कीजिए पैरेलल टू द ग्राउंड, सांस लीजिए, सांस लेके अपने साइड, अपने साइड, सांस लीजिए, अपने साइड कीजिए, और जाएगा ना आपका ऊपर, ऊपर जाएगा ना। अच्छा, ये देखिए, ये तो नॉर्मल हो गया, ये हो गया, जाएगा ना ऊपर की ओर। सांस लेके, सांस छोड़ के नीचे, सांस छोड़ के नीचे, अगेन इनहेल, इनहेल, एक्सेल। सांस के साथ कीजिए, बिल्कुल थकावट नहीं होगा, सांस के साथ। फिर बाहर की ओर सांस लीजिए और यहाँ सांस छोड़िए, बाहर जाएगा, सांस लेना है इनहेल, और अंदर आना है एक्सेल। ये ये इधर बाहर गया इनहेल। देखिए, आप सांस के साथ कीजिए, आपको अलग से प्राणायाम की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत नहीं है, थकावट नहीं आएगा। और जब भी आप काम करेंगे ना जीवन में, तो उद्देश्य पूर्ण रहेंगे। उद्देश्य पूर्ण का मतलब क्या होता है? कभी भी कुछ भी है, हम उसमें फालतू में अपना ऊर्जा लगा देते हैं। जब सांस पर ध्यान देंगे ना, तो लगेगा कि हमारे जरूरत की नहीं है। बारात भी गुजर गया ना, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि बारात क्या जरूरत है, मेरा बारात तो है नहीं ना, क्या करना। ठीक है, तो वो ध्यान हो जाएगा। सांस के साथ सांस लीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब फोर्सफुल ओपन कीजिए, सांस लेके आइए यहाँ पूरा ऐसे, और फिर सांस छोड़ के बंद, फिर सांस लेके बंद, ओपन, क्लोज। ये सब 8x3 करना होता, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ सांस लेता हुआ खोले, सांस छोड़ दो बंद। अब यहाँ मुष्टिका घूर्णन ऐसे कीजिए, बाहर की ओर। अब यहाँ हाथ फोर्सफुल, इनहेल करता हुआ, फिर नीचे एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ, एक्सेल करता हुआ, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं घूर्णन क्रिया। आइए, ये पैरेलल टू द ग्राउंड रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रेस 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस। जो पहले होता था ना, सीताराम सीताराम राधे राधे, जो क्लैपिंग करते थे, ठीक है, वो हो सकता है ये ना समझा पाएँ, क्योंकि साइंस उस टाइम इतना डेवलप नहीं था कि ये क्यों प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये शायद उस टाइम अध्ययन इतना विकसित नहीं हुआ होगा, लेकिन जो उद्देश्य है यही कहीं न कहीं रहा होगा। ये नहीं कि सीताराम सीताराम करो और दोनों सीता और राम यहाँ धनुष लेके आ गए। ठीक है, लाभ होते हैं हमेशा वैज्ञानिक, तार्किक, लेकिन हम किस तरह से देखते हैं उसको बोलते हैं दर्शन, फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? जब हमारा दर्शन पूरा विकास हो जाता है तो बिल्कुल साइंस के करीब आ जाता है, साइंस के आट पार हो जाते हैं। और जब बिल्कुल लोक परंपरा के रूप में रहते हैं तो बड़े ही निम्न अवस्था पे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम इस योग सत्र में दर्शन को भी लाते हैं और विज्ञान को भी लाते हैं और उन परंपरा को भी लाते हैं। ठीक है, सबका संयम, तीनों का आपको मिलेगा। अब क्लैप करेंगे। अब देखिए, मोबाइल का संबंध हमारे कानों से है। कान को आप देख लीजिए एक बार गौर से। 5 भाग में बांटेंगे, प्यार से करेंगे, दर्द पहुंचाना नहीं है। 5 बार खींचेंगे। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, अब 5वां यहाँ। ऐसे खींचेंगे, समझ रहे हैं? ऐसे प्यार से, दर्द पहुंचा के नहीं। फिर दूसरे हाथ से ऐसे, ये देखिए नीचे, सबसे जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन, जबरदस्ती नहीं कि नीचे वाले को ऊपर नहीं लाना। ये देखिए नीचे जा रहा, ये देखिए यहाँ जा रहा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, है ना, ये ऊपर की ओर, ये बिल्कुल ऊपर, उसी डायरेक्शन में खींचना है। 5 पॉइंट में बांटिए, हो जाएगा? कीजिए, हाँ, नीचे की ओर खींचिए बिना दर्द पहुंचाए। ये 5 पॉइंट में बांटिए। अच्छा, अच्छा, चेंज,
पूरा बिना दर्द पहुंचाए। जिस डायरेक्शन का वो है उसी डायरेक्शन खींचिए, फिर चेंज। ये होते हैं घर्षण क्रिया। मोबाइल के जो साइड इफेक्ट आते हैं ना, इसको ये नलीफाई करता है। ठीक है, ये ठीक है। अब हम रिग्रेस रबिंग और वहीं पर कान पर ले जाएंगे। ठीक है, 3 बार। ये प्रॉपर सीक्वेंस है। यहाँ ले जाइए, ऐसा पूरा कवर कीजिए, फिर से यहाँ पूरा घन घन कर रहा ना, शांत लग रहा। यहाँ चलिए, अब आप लोग बैठ जाइए दंडासन। ये कान खींचने वाला कभी भी कर सकते हैं ना? कभी भी, ये कोई जरूरी नहीं कि खड़ा होके, ये तो क्योंकि सिंबॉलिक है ना। मॉर्निंग में इसमें क्या है, जो भी मैं अभी बोला घर्षण क्रिया वाला, इसमें कोई ये नहीं क्राइटेरिया कि 4 घंटा 5 घंटा भोजन, रात दिन, कभी नहीं, जब आपको टाइम मिला। समझ रहे हैं, ये सब सूक्ष्म व्यायाम के तहत, ये सूक्ष्म व्यायाम में आता है। कभी भी आप ऑफिस में भी आपको टाइम मिल गया, आप कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सूक्ष्म व्यायाम में आइए, मैं सिलेबस आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, आप नहीं करना ऑफिस में। कोई लेडीज आएंगे तो सोचेंगे कुछ सिंगल कर रहे हैं। आप लोग सूक्ष्म इसमें आइए सर। दंडासन, आप बीच में 2 दिन मिस हुए ना, इसलिए आपको डाउट हो रहा। सूक्ष्म व्यायाम में आइए, सब्टल एक्सरसाइजेज बोलते हैं। मैं सिलेबस को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोग सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए और हमारी कथा को भी सुनते रहिए, क्योंकि मैं मूलतः तो कथावाचक हूँ। ये दंडासन, ठीक है, नहीं यहाँ नहीं करना है, क्योंकि अभी क्या ना हम ब्रीदिंग करते हैं ना, बॉडी के संपर्क में आते हैं, वो वाला चीज जस्ट इग्नोर कीजिए, कोई बात नहीं। मच्छर से हम नफरत करते हैं ना, मच्छर भी बहुत कम। अभी कोई डेड बॉडी हो जाए करने नहीं देता है, वो क्लीन कर दे। मच्छर के भी हैं सर। देखिए, प्रकृति ने कुछ भी अननेसेसरली नहीं किया है, तो मानते हैं ना, कोई भी अननेसेसरी नहीं है। उसकी भूमिका भी है, जैसे हमारी भूमिका उसकी भी भूमिका। मच्छर को क्या है, वो क्लीनर, जो बीबीएमपी का स्टाफ है ना, वो काम करता। कुछ भी गंदगी गिरा दीजिए, वो देखिए कितना देर में, आधा घंटा 1 घंटा में साफ कर देगा, नहीं कर देगा। लेकिन दूसरों मच्छर टोपी पहन के जो घूमते हैं वो खराब हो रहा है। इसमें मच्छर है कि साला डेंगू फैलाता है। तो क्या ना, हमारे प्रकृति पर भी ज्यादा लोड आएगा ना। वो चाहते हैं कि अब मेरे पास आओ, ज्यादा संसाधन का वहां दुरुपयोग मत कर। ठीक है, उसमें 2 तरह के हैं, एक जो मेल है उसे दूध जूस पीते हैं, फीमेल है वही ठीक है। अब हम दंडासन में, ठीक है सर, अब हम दंडासन में आते हैं। ठीक है, आप लोग करते रहिए, आज हम सीखने जा रहे हैं हाफ बोट पोज। ठीक है, अर्ध नौकासन। हमें सिलेबस भी आगे बढ़ाना ना। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे ले गए, ये टो पकड़े और ये ऐसे उठा दिया, ये होता है अर्ध नौकासन, ऐसा। ठीक है, डाउन इनहेल करते जाएंगे, इनहेल यहाँ पकड़े ऐसे और इसको ऐसे उठा दिया, ये अर्ध नौकासन। क्या बोलते हैं, ये देखिए लॉकिंग देख रहे हैं, और ये पीछे ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे रहेंगे यहाँ। अभी आप मत कीजिए, अभी आप वो कीजिए, अभी सिर्फ सुनिए। ठीक है, अभी देखिए हम पूर्ण नौकासन फुल बोट पोज में आएंगे। ठीक है, यहाँ आ गए, इनहेल एक्सेल करके नॉर्मल। अब इनहेल करके दोनों को उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ ऐसे हाथ करेंगे, ये फुल बोट पोज। ठीक है, और यहाँ एक्सेल करता था, इनहेल करके आए थे, होल्ड किए बीच में और एक्सेल करके वापस। ये देखिए, ये दंडासन, इसकी प्रारंभिक स्थिति 3 स्टेप में बताता हूँ ना, 4 स्टेप में। पहले प्रिपरेशन, इंटरिंग और रिलीजिंग, है ना। तो ये हो गया प्रारंभिक स्थिति, इनहेल यहाँ ऐसे, ये ठीक है, बने रहिए, और यहाँ रिलीज एक्सेल करके। इससे क्या होते हैं, आप लोग करते रहिए। ये हमारे जो थाई हैं, थाई मसल यहाँ 3 हैं। ठीक है,
हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है और एडक्टर है। साइड वाले एडक्टर होते हैं, आगे वाले हैमस्ट्रिंग, पीछे आगे वाले क्वाड्रिसेप्स, पीछे वाले हैमस्ट्रिंग। ये 3 मसल का बना हुआ। तो यहाँ देखिए जो हम ऐसे उठा रहे हैं ना, ये इन पर आ रहा, ठीक है। दूसरा ये हमारे होते हैं काफ मसल, ये खिंचाव आ रहा, ठीक है। तीसरा हम दोनों को जब भी पैर का मूवमेंट होता ना, पैर का मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक कि ये नहीं, तो इसको बोलते हैं कोर। ये हमारा कोर इंगेज हो जाता है, यानी कि यहाँ के जो अनवांटेड फैट हैं ये, और यहाँ भी 3 है, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, साइड वाला। साइड वाला जो ओब्लिक हम कराते रहते हैं ना, एक पीछे वाले होते हैं, और ये एब्डोमिनल, यहाँ भी 3 मसल है। ये तीनों पर भी लोड आता है। ये जब तक यहाँ लोड नहीं आएगा ना, आप देखिए जैसे किया ना, ये देखिए मैं चाहूँ भी फुला के रखना और इसको करना संभव ही नहीं। ये खुद देखिए, ये खुद इंगेज हो जाता है। तो हमारे कोर को इंगेज, और यहाँ हम ऐसे, और हमारा जो गेज होगा यहाँ होगा, ये टोज को देखेंगे। और हमारे जो सांस की प्रक्रिया बता दिया, इनहेल करके उठाना है, होल्ड करके रुकना है, ठीक है, और एक्सेल करके वापस। और हमारी जो ध्यान है, सजगता बोलते हैं। सजगता कहाँ लाना है? कोर एरिया में, ये जांघ में, ये जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस मसल के लिए कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, उस मसल को फोकस करके, ठीक है, तो उस पर ध्यान करना है। अब हो जाएगा। चलिए मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ। दंडासन, अर्ध, अर्ध बिना आधा के पूरा कहाँ होता? अर्ध, अर्ध में जाइए, हाथ ले जाइए लेफ्ट, इनहेल करता हुआ उठाइए उसको, उठाइए, ये उठाइए, ये वैसे उठाइए, नी लॉक, डाउन स्लोली, पटक नहीं देना है, जैसे प्यार से लाए थे वैसे प्यार से पहुंचाना भी है। ये इनहेल, ये अर्ध कीजिए आप लोग, पहले लॉक कीजिए, हाँ अब पहुंचाइए, हाँ नी लॉक कीजिए, नी लॉक, नी लॉक, नी लॉक नहीं हो रहा, नी लॉक कीजिए, ये इंगेज कीजिए ना, ये ऐसे कीजिए, ऐसे करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ये दबाइए, हाँ धीरे धीरे आएगा। हाँ आपका परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। स्विच करते रहिए, आपका भी सही है सर। पकड़ नहीं पा रहे हैं, टोज नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाद में धीरे धीरे आएगा, टोज पकड़ के आप उठा लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाद में होगा तो टोज पकड़ के आप उठा देंगे, कोई बात। घुट्टा सीधा कीजिए सर। अच्छा आपका ऑपरेशन वगैरह भी है ना शायद, ये दिख रहा मुझे ऑपरेशन। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। नहीं तो इतना देखिए, इनकी खासियत इतना में सबसे युवा भी तो हैं। इनका भी 50 नहीं हुआ इनका, हाँ तो सब, हाँ तो सबसे युवा हैं, है ना, तो उसकी एडवांटेज इनको मिलता है। पहला युवा वो है, दूसरा युवा ये है। कीजिए सर, वो दूसरा वाला कीजिए, पकड़िए ना, थंब पकड़िए, हाँ पकड़ा तो गया, ठीक है, ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा। जरा सा ये घुटना जो है ना प्रेस कर देना, तो देखेंगे आज। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी नहीं सर, मैं एफिडेविट लिख के दे देता हूँ, इंडेमनिटी बॉन्ड। दूसरे वाला कीजिए। नहीं वो क्या होता है ना, धीरे धीरे खुलेगा ना, एक बार में जबरदस्ती नहीं करना ना। योग को क्या ना अस्थिर से करने का है, जबरदस्ती ऐसे थोड़े कड़कड़ा देंगे वो तो माइनस चला जाए। पता लगा आप योग से डरने लग गए। मुझे डराना नहीं है ना, मुझे प्यार विकसित करना है। ठीक है, ठीक है। ये क्या ना सर, कई तरह के एक्सरसाइज जो है ना, ये सब जब करते हैं ना, ये जो मसल है ना हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ये खुलता है। कई तरह का हम किए ना, हम एक थोड़े किए। ये सब देखिए, हम अभी तक क्या कर रहे थे, आधा घंटा तैयार करा रहे थे, अब ये कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज में भी खुलता है। किसी का भगवान हाथ छोटा पैर बड़ा ये सब नहीं दिए, वो सब रेशियो में है, रेशियो में सब है। चलिए अब पूर्ण हम कर लेंगे, पूर्ण नौकासन। स्टार्ट कीजिए, दोनों उठाइए, हाँ हाँ उठाइए, वहाँ हाथ नहीं देना, हाथ ऐसे साइड में हाथ लाइए, साइड में। नौकासन, नाव बन जाना। नाव कैसे होता है, ऐसे होता है ना, कर्व्ड। और उठाइए बॉडी, उतना पीछे क्यों जा रहे हैं, पीछे मत जाइए,
नाव 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 समझ रहे ना, ऐसे उठा रहता ना, भी टाइप का, हाँ, नौकासन। कीजिए। हाँ, डेली इसीलिए हम एक एक ही सिखाते हैं, एक एक ही सीखेंगे ना तो आपके झोली में जगह नहीं बचेगा। आपका बिल्कुल सही हो रहा सर, बिल्कुल सही। ऐसे साइड वाइज आएगा, हाथ साइड वाइज कीजिए, हाँ, इस पर गेज कीजिए, बिग टोज को देखिए, आपका भी सही है। आप कीजिए, कीजिए, हाथ साइड वाइज, हाथ साइड वाइज, हाँ, उठाइए उठाइए, हाँ, उठ तो रहा, सही हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, अलाइनमेंट आता है, ये अलाइनमेंट आता है, बॉडी का जो पोस्चर है ना, ये भी बैलेंस होता है। बाकी टाइप तो हम बैलेंस नहीं कर पाते, जो काम की जरूरत होता है उसके हिसाब से करते हैं, ये बैलेंस होगा ऐसा। साइड वाइज लीजिए सर, साइड वाइज ऐसे, हाँ, ये अलाइनमेंट होता है। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, उठाइए, पैर उठाइए, हाँ हाँ, पढ़ रहा ना, पढ़ेगा। अब मेरे साथ 2 बार कीजिए, ठीक है। नौकासन, यहाँ आइए, इनहेल एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथ, एकदम तैयार हो जाइए, जैसे युद्ध में जाना होता है ना योद्धा को, ऐसे इनहेल, लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल। अब यहाँ देखिए, ऐसे पहले जो हम बोलते थे ना, ये जानू आकर्षण, जानू आकर्षण जो नी कैप वाला करते थे ना, ये देखिए नी कैप वाला करते थे ना, जानू आकर्षण, ये ऐसे कीजिए, जानू आकर्षण में आ गए। अब यहाँ इनहेल, ऐसे थोड़ा पीछे जाइए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ आगे आइए, ऐसे, यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे बने रहिए, और यहाँ एक्सेल, ठीक है। फिर से जानू आकर्षण कर लीजिए 1-2 बार, ये नी कैप अट्रैक्शन, हाँ, ये। अब यहाँ ये उठाइए, यहाँ ऐसे, डाउन। अब आइए टेबल टॉप, आपका हल्का रहेगा, वहाँ पर पहुँचे तक फिर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ उधर ही हल्का टेबल टॉप, माउंटेन पोज, अधोमुख श्वानासन, याद है ना? इसको क्या बोलते हैं? चौघट आसन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेबल टॉप। अभी जो है, अभी हम किस में हैं? टेबल टॉप। हिंदी में बोलते हैं चौघट आसन। हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में लेके चलता हूं, ठीक है, जो जिसमें कंफर्टेबल है। अब हम माउंटेन पोज, अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। ये बट को ऊपर ले गए और पीछे ले गए, 2 एक्शन होगा। क्या होगा? ऊपर और पीछे, ठीक है। अब टोज मूवमेंट कीजिए, हाँ, ये कीजिए, ये दिख रहा है आपको? हाँ, कीजिए कीजिए। सर जितना नीचे जाए, बट जितना ऊपर जाए, जितना पीछे जाए, ये सब कंडीशन है, ठीक है। टेबल टॉप। अब थोड़ा सा हमारा फ्री हो गया, ठीक है। अब हम सीक्वेंस करने जा रहे हैं। सीक्वेंस में क्या होता है? 2 3 4 5 ऐसे होता है। जैसे सूर्य नमस्कार सीक्वेंस है ना, वही सीक्वेंस में अब हम इंटर कर रहे हैं। पहला टेबल टॉप, दूसरा माउंटेन पोज। मेरे साथ आइए और हिल को सटा लीजिए, हिल को सटाइए। अब हम हनुमान दंडासन करेंगे। ये देखिए, इसको सर को ले जाइए अंदर, ऐसे ऐसे पुशअप ऐसे कीजिए, ऐसे, और यहाँ ले जाके पार्क कर दीजिए। यहाँ भुजंगासन, ऐसे पार्क कर दीजिए यहाँ, और जैसे ले गए थे ऐसे हाथ से घुसता हुआ आएगा, ठीक है। वापस अगेन हमें माउंटेन पोज में जाना है वापस। ये देखिए, ये करता हुआ ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, ये 4 है, ये ठीक है। अब यहाँ भुजंगासन में आ गए। भुजंगासन में आइए, और भुजंगासन से यहाँ माउंटेन, टेबल टॉप, वज्रासन। आइए वापस, इनहेल, यहाँ थोड़ा वाइड कर लीजिए घुटना को,
एक्सेल, बालासन, ये रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये बने रहिए, नॉर्मल सांस जब तक नॉर्मल ना हो जाए। इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल। अब ये जितना एलिमेंट हमने बताया सारे एलिमेंट एट ए टाइम करना है सीक्वेंस में। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, नाम वज्रासन, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, वज्रासन। अब कहाँ हम गए, टेबल टॉप। अब कहाँ गए, माउंटेन पोज, ठीक है। अब माउंटेन से पुशअप करेंगे, ठीक है। ये ऊपर, और यहाँ भुजंगासन, कोबरा पोज, ठीक है। और कोबरा से फिर से रिलीज होंगे उसी तरह से, ऐसे माउंटेन, ठीक है। अगेन टेबल टॉप, और ये वज्रासन, इनहेल, और ये बालासन, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आइए बालासन। ये बालासन क्या होता है, हमारे शरीर को टेढ़ा लंगड़ा इधर उधर कर दिया था ना, ये सब खींच देगा। फ्लेक्सिबल बना था ना, अब इसको सीधा कर देगा। हाथ को कोशिश कीजिए जितना आगे जा सके, जितना आगे भेज सकते हैं हाथ को भेजिए। सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए, रिलैक्स करता है। एक्सरसाइज जितना जरूरी है ना, उतना ही ज़्यादा रिलैक्सेशन भी जरूरी। हम कमा लिए लेकिन जमा ही नहीं कर पा रहे, तो ये जो रिलैक्सेशन है ना, ये जमा करता है, ठीक है। नॉर्मल, वापस वज्रासन, एक फुल सीक्वेंस आप लोग कीजिए। वज्रासन में आइए, प्रॉपर वज्रासन में आइए। हाँ सर, प्रॉपर वज्रासन में आइए। उठे हुए क्यों हैं आप, उठे हुए हैं, हाइट गेन हो रहा है आपका। और थोड़ा दूर कीजिए, ये ऐसे इस पर बैठना है। आपका हाइट क्यों हो रहा, अच्छा ठीक है, आपका हाइट है ही, हाइट ही है सर का। हाँ ठीक है, अब वज्रासन में हम आ गए, ठीक है। ये देखिए दोनों टोज, बिग टोज, अब यहाँ ऐसे कीजिए, ये मुट्ठी ऐसे बंद। छोड़िए, आप कल से इधर कर लीजिएगा, उधर है थोड़ा कोना में होगा। ये देखिए, ये कीजिए। अलग अलग जगह पूरा कंप्लीट कवर कीजिए, हैमरिंग कीजिए, चोट मत पहुंचाइएगा। ये देखिए, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर पॉइंट होते हैं और यहाँ इंटर्न हम इसको हिट कर रहे हैं। ये जो हमारे काफ है ना, पिंडली। अब देखिए आपको टेस्ट बताता हूँ, ठीक है। अब आप टेस्ट कीजिए, ऐसे आइए आप लोग, ऐसे आइए, यहाँ छूइए, आप अपना आप छूइए, ये सब अपना बताइए। ये मुलायम है, हार्ड है, क्या है, हार्ड है। आप बताइए मुलायम है, हार्ड है, हैं? मुलायम है। आपका, आपका मीडियम, आपका बहुत मुलायम, मीडियम, आपका। हाँ बताता हूँ, ये कायदे से बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, ठीक है। मुलायम होने का अर्थ ये होता है कि आपको किसी भी तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हैं। अगर ये टाइट हो रहा है, इसका मतलब डाइजेस्टिव इशू है, इसका मतलब होता कब्ज, अपच, ठीक है, या पेट में दर्द। इस तरह से डाइजेस्टिव इशू का जो भी होता है ना, हॉर्निया, कुछ ना कुछ है इशू, ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। जो हम काफ की एक्सरसाइज करते हैं ना कायदे से, ये हार्ड नहीं होगा, मुलायम होते हुए ताकतवर होना है। अगर हार्ड हो गया ना तो ताकत ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। जो हम मसल करते हैं, हार्ड कब करता है जानते हैं, जब दिखाता है। देखिए वो प्रोटीन लेगा, जब दिखाएगा, ऐसे देखिए, ये जब हम फ्लेक्सिंग करेंगे, वो हार्ड ऑल द टाइम हार्ड नहीं रखता है, समझ रहे। वो जब दिखाएगा, जैसे देखिए अभी हम ही कर लिए, ये अभी आप छू नहीं दबा पाएंगे, हो जाता है। तो इसको क्या है, हमें लूज रखना है, लूज,
टाइट नहीं करना है, ठीक है। टाइट करने से क्या होता है, यहाँ जो हमारे डाइजेस्टिव फायर वाले हैं, नर्वस यहीं पर हैं, तो ये मुलायम होना है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे, अभी आपको टाइट लग रहा है, धीरे धीरे डाइजेस्टिव इशू है, क्योंकि ये जो एक्युमुलेशन हो रहा है सबका संबंध होता है, ठीक है। ये जैसे जैसे मुलायम होगा, ठीक है। अब हम एक फुल सीक्वेंस फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग जो मैं रात में बोला कि आपको वज्रासन में 10 मिनट बैठ जाइए खाना के बाद, है ना, तो आप क्या करना है, रात में डिजर्ट वगैरह मत लीजिए, कोई मिठाई सिठाई खाना है, चीनी वाला कम, नमक बिल्कुल कम, ये सब एक एक ही बोलता हूँ, ज़्यादा प्रवचन नहीं देता हूँ, एक एक ही अप्लाई कीजिए। दोपहर 2 बजे के बाद से प्रयास कीजिए मीठा चीज़ बंद खाना है। आप सुबह में खा लीजिए, मिठाई खाना है सुबह खा लीजिए। कभी भी स्पीड मेंटेन कीजिए, स्पीड लो, स्पेशली चाय तो बिल्कुल ख़त्म, चाय तो बिल्कुल ख़त्म। हाँ, रात में फूड लेना, सुबह में वो तो ठंडा हो जाएगा ना। सुबह में अभी जैसे गए ना, अभी इमीडिएट आपको नहाना नहीं है, बोला ना 600-700 ग्राम, एक आध दिन फोटो भी डाला हूँ। अभी इमीडिएट जाके आपको फ्रूट पर अटैक करना, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, है ना, और एक ग्लास दूध, क्योंकि अभी इतना बर्न किए ना, अगर इसे स्टार्विंग का मौका अगर दे दिए तो क्या खाएगा, जिनका फैट खाना था खाएगा, लेकिन जिनके पास फैट नहीं तो क्या खा जाएगा मालूम है, मसल को खा जाएगा, मसल को हड्डी से अलग कर देगा। जिनका मसल भी नहीं उनका हड्डी खा जाएगा, उसका मौका नहीं दीजिए, क्योंकि वो खाएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसको तो तेल चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी वो ले लेगा, तो मौका मत दीजिए। तब क्या होगा, अगले दिन के लिए मेंटेन, नहीं तो क्या ना, अगले दिन से जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं वो नहीं हो पाएगा आपसे। इमीडिएट उसको जो चाहिए, मतलब जैसे पहुंचे वहाँ फल रेडी होना चाहिए, एकदम आराम से खाइएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो आप लोग जल्दी जल्दी आराम। ड्राई फ्रूट्स, हाँ, कम से कम 2-2 दाना, 7 तरह के होते हैं मार्केट में कम से कम, तो 2-2 दाना कम से कम कि मुट्ठी में बंद हो जाए, चाव से खाइए, ठीक है। और स्प्राउट बताया था ना एक दिन, 7 तरह के अनाज होते हैं, उसको फुलाइए एक दिन, अगले दिन स्प्राउट होने दीजिए, और तीसरे दिन स्टीम 70 डिग्री में स्टीम करके फिर खाइए। ये 600 से 700 ग्राम सुबह का होना चाहिए। उसके बाद आप नहा धो लीजिए और फिर रोटी चपाती पराठा जो भी खाना है 2 से 3 खाइए। उसमें आप मिठाई शामिल कर लीजिए, अगर मिठाई के प्रति क्रेजिंग है। सुबह में 2 मील बता दिया हमने, 1 घंटा के अंदर 2 मील, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पूरा समय मिला है अभी पचाने के लिए, ठीक है। फिर दोपहर में सलाद ले लीजिए, आधा हिस्सा सलाद और सब्जी, और आधा में भात और दाल, जो आपका मेन स्टेपल फूड है। आधा सलाद रखिए दोपहर में। अगर दोपहर तक में भी अगर बहुत ही ज़्यादा मिठाई के प्रति आपको आकर्षण है, डिजर्ट वगैरह दोपहर में ले लीजिए। कोशिश कीजिए 2 बजे से पहले लंच खत्म हो जाए। शाम में 7 बजे से पहले डिनर खत्म कर लीजिए। अगर शाम में 7 बजे डिनर संभव नहीं हो पा रहा तो उसको स्प्लिट कीजिए, उसको बोलते हैं प्री स्नैकिंग। आप 5 बजे, अगर 2 बजे तक कर लिए हैं तो 5 बजे 5:30 बजे हल्का सा स्नैक्स ले लीजिए, हेल्दी स्नैक्स। वो नहीं कि कुरकुरे चिप्स वाला स्नैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्दी स्नैक्स जो घर से भी बनते हैं ना, वो वाला आप कर लीजिए 5-6 बजे, ताकि आपको रात वाला बहुत ही छोटा मील की ज़रूरत बच जाए। अगर दिन भर स्टार्विंग रहेंगे तो रात में वो पूरा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा टाइम हो गया, अब हम सीधा चलेंगे इसमें। आज हम वज्रासन में ही करेंगे प्राणायाम। किसी में भी कर सकते हैं, इसको मेडिटेटिव पोज बोलते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो कपालभाति कर लें, वज्रासन में आइए सर, वज्रासन, और यहीं पर हम सीधा कपालभाति, ठीक है, याद है ना। चलिए यहाँ पर ऐसे रखिए, मेडिटेटिव पोज है। वज्रासन भी वन ऑफ द मेडिटेटिव पोज, मतलब ध्यान लगाने की मुद्रा है। 7-8 होते हैं मेडिटेटिव पोज, उसमें से एक ये भी है। 30x3 मात्र करेंगे।
3 सेट बना के करना है, रेगुलर नहीं करना, अंधाधुन नहीं। अनुलोम विलोम, लेफ्ट वाला वहीं रहेगा, राइट वाला विश्व मुद्रा में आ जाएगा। 1:4 का रेशियो, इनहेल होल्ड एक्सेल। जलंधर मन लगाइए होल्ड में। तीन सेट करना है, थोड़ा सा 2-3 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। पाउटिंग, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। 30:1 सिर्फ पाउटिंग करेंगे। पाउटिंग की पता ना, कल डिटेल बताया था। वो हम चैंटिंग करेंगे, वज्रासन में ही कर सकते हैं, वज्रासन में बने रहिए। लास्ट टू अब यही ओम होगा लेकिन आवाज नहीं निकलेगा, इसको बोलते हैं प्रणव प्राणायाम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो ओम कर रहे थे यही मन में होगा, उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, सेम सीक्वेंस होगा, सब कुछ सेम, सिर्फ उच्चारण नहीं होगा। प्रणव प्राणायाम बोलते हैं। मन में कीजिए उच्चारण। लास्ट टू, बिना ध्वनि का, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ध्वनि नहीं आएंगे। प्रणव प्राणायाम, ये ध्यान में ले जाएंगे हम धीरे धीरे, आपको सिलेबस तब पहुंचाएंगे। चलिए, पामिंग। थोड़ा थोड़ा डोज दूंगा ना तो पहुंचेगा। आंख काज नहीं किए हैं तो आंख पर रखेंगे, ठीक है? चौथा वाला बड़ा होगा, रिग्रेस होगा ज्यादा।
और पूरा बॉडी को कवर करेगा। गर्दन, कंधा, हाथ, छाती, पेट, कमर, पैर, यहाँ पैर की अंगुली तक, और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ अपने इष्ट देव को, सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे और आँख खोलेंगे अपने हाथों पर, और यहाँ ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए, परिवार देने के लिए, समाज देने के लिए। सब कुछ जो हमारे पास है आपके कारण ही है। बिल्कुल अहंकार को मेल्ट कर देंगे आभार जब प्रकट करते हैं ना। और यहाँ स्लोली, यहाँ सपोर्ट के साथ बिल्कुल धीमा धीमा से उठना है। झटका एकदम नहीं देना है, क्योंकि ब्लड का हमें पता नहीं कहाँ है। देखिए आपको फील हो रहा होगा ना, कहाँ कहाँ ऐसे स्लोली उसको टाइम देना है थोड़ा पहुँचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ जाके प्रॉपर करेंगे जब फ्लेक्सिंग, तब वो अपना जगह पर पूरा सेटल होता है। ये जो क्लोजिंग है मेटिकुलस, यही सीक्वेंस में क्लोजिंग हो, बीच वाला इधर उधर हो जाए चलेगा, क्लोजिंग प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये कूलिंग डाउन है। अब यहाँ 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर को प्रणाम करते हुए, और यहाँ जंप एंड क्लाइंब ईशान कोण में, ईशान कोण ये ऐसे टर्न होंगे। यहाँ ऐसे पूरब में थे ना, यहाँ ईशान में टर्न होके यहाँ फिनिशिंग होगा, ठीक है। तो आज का ये था हमारा 14वां दिन। नमस्ते, प्रणाम। हम रामाशंकर नागेंद्र सर मेरा गुरु बहुत बहुत अच्छा से करा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए और आकर ये योग क्लास में ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज नरेंद्र साहब ने हम लोगों को पूर्ण चंद्र नवासन, अर्ध नवासन सिखाया, काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं 15वां दिन। जय हिंद, जय भारत।